हमें ये नहीं पता कि अदब सिर्फ हमें जो है वो सीएसएस के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। पर्टिकुलरली अगर हम क्रिटिसिज्म से स्टार्ट करें तो क्रिटिसिज्म अदब का मेरे नज़दीक सबसे बड़ा करियर ऑप्शन है। सबसे बड़ा फुकदान जो मैंने अपने इदारों में यहाँ पे देखा वो ये कि हमें इन करियर ऑप्शंस के बारे में नहीं बताया जाता कि अदब के पढ़ने के बाद आप इन करियर्स में जा सकते हैं। पहले होते हो एग्जिस्ट, यू एग्जिस्ट फर्स्ट एंड देन यू फाइंड योर एसेंस एंड देन यू फाइंड योर मीनिंग एंड पर्पस। एग्जिस्टेंशियलिस्ट साथ में ये भी बोलते हैं कि ये सफर बड़ा मुश्किल है एसेंस को ढूंढने का। उसमें बहुत सारी रीजंस हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, BU TV का सिलसिला चला है प्राइम टॉक के नाम से। आज इस सिलसिले की दूसरी कड़ी है और हमारी खुशनसीबी है कि आज हमें ज्वाइन किया है अहमद उमर अयाज साहब ने। अहमद उमर अयाज साहब जो हैं वो प्ले राइट हैं, बुनियादी तौर पे तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। हमारे पड़ोस में ही एयर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर अंग्रेज़ी अदब के उस्ताद हैं और इनका एक तारुफ तो ये भी है कि ये साहिब किताब भी हैं, एक किताब के मुसन्निफ़ भी हैं। आज हमारा इनसे मौजू ज़रा रवायत से हट के रहेगा। आज हम इनसे बात करेंगे अदब और समाज के हवाले से। क्या अदब की यूटिलिटी क्या है, इज़ इट रेलिवेंट इन टुडेज़ टाइम, इन जैसे सवालों पे बात करेंगे। और शायद आखिर में हम इनका जो हाल ही में एक प्ले इन्होंने स्टेज किया है PNCA में, उसके बारे में भी इनसे जानना चाहेंगे। मेरा पहला सवाल अहमद साहब आपसे ये होगा कि आज के इस दौर में जब दुनिया इतनी मैकेनिकल हो गई है और मैं खुद जब लिटरेचर पढ़ने गया लाहौर में पहली दफ़ा, तो मुझे सब ने कहा कि यार ये तुम क्यों पढ़ना चाह रहे हो, इसका क्या फ़ायदा क्या है। और आई एम श्योर कि ये सवाल आपसे भी पूछा जाता होगा। आप हमें सादा से लफ्ज़ों में बताएं कि आज के एक नौजवान के लिए अदब और लिटरेचर की क्या अहमियत है। जी, लिटरेचर की अहमियत जो है वो दो तरीके से है। एक तो उसकी प्रोफेशनल साइड है कि आप उसमें क्या करियर अपना सकते हो। हमारे यहाँ मैं उधर से स्टार्ट करना चाहूँगा और फिर उसकी जितनी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है उसको उसकी तरफ जाना चाहूँगा कि वो कैसे हमें एक बेहतर इंसान बनने में हेल्प करती है और कैसे एक बेहतर प्रोफेशनल बनने में हेल्प करती है। तो अदब जो है इन जनरल, उसको जब यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, तो उनसे जब पूछा जाता है कि आप अदब में क्यों आए, तो ज़्यादातर का जो इवेंचुअल एम होता है वो CSS होता है कि हम इसलिए अदब में आए कि हम CSS करें। हमें ये नहीं पता कि अदब सिर्फ हमें जो है वो CSS के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि उसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। पर्टिकुलरली अगर हम क्रिटिसिज्म से स्टार्ट करें तो क्रिटिसिज्म अदब का मेरे नज़दीक सबसे बड़ा करियर ऑप्शन है कि आप बेहतर चीज़ों आप जो है वो तनकीद निगारी कर सकते हैं, सबसे बढ़ के ना सिर्फ अदब पे बल्कि किसी भी माशरे के किसी पहलू पे भी, ज़िंदगी के किसी भी पहलू पे जब आपने अदब पढ़ा हो तो आप बेहतर तनकीद कर सकते हैं। आप चीज़ों को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं और प्रोफेशनली आप जो है वो किसी भी आर्ट फॉर्म पे तनकीद कर सकते हैं। ये उसका बुनियादी जो है वो करियर ऑप्शन है कि आप एक बेहतर स्कॉलर क्रिटिक बन जाते हैं। उसके बाद आप राइटर बन सकते हैं, प्रोफेशनल राइटर से हमारा कभी भी मकसद ये नहीं होता कहने का कि आप जो है वो अफसाना निगार बन जाए और आप अफसाने लिखने लग जाएं, आप शायर। मेरी समझ ये है कि शायद अफसाना निगार बनने के लिए आपको अदब को बतौर तदरीस शायद ना पढ़ना जरूरत नहीं। एग्जैक्टली, जितने बड़े नाम हैं किसी ने कम ही लोगों ने पढ़ा, यकीनन। तो वो फिर आप जो है आप ऐसे ही किसी चैनल में आप स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे काम कर सकते हैं, आप डायलॉग्स लिख सकते हैं, आप एज अ ट्रांसलेटर काम कर सकते हैं। ये उसके अलग करियर जो है। फिर तदरीस जैसे आपने बताया वो उसका अलग करियर ऑप्शन है। पब्लिशिंग जो है, जो पब्लिशिंग की फील्ड है, आप पब्लिशर बन सकते हैं। आप किसी भी बड़े पब्लिशर के साथ जाके जो है वो 9 to 5 जॉब भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे अदब के जो है वो करियर ऑप्शंस हैं। तो आपने नौजवानों के लिए पूछा, तो कोई जो अदब पढ़ना चाहता है वो पहले तो इन चीज़ों को देखे कि ये करियर ऑप्शंस हमें पता होना चाहिए कि हम अगर पैसे दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सबसे बढ़ के 6 साल एक चीज़ को प्रोफेशनली पढ़ रहे हैं, तो आगे उसमें करियर ऑप्शंस क्या हैं। सबसे बड़ा फुकदान जो मैंने अपने इदारों में यहाँ पे देखा वो ये कि हमें इन करियर ऑप्शंस के बारे में नहीं बताया जाता कि अदब के पढ़ने के बाद आप इन करियर्स में जा सकते हैं। और बाकी तो ज़िंदगी को अगर देख लें तो वो तो अदब के फिर बेतहाशा बेशुमार जो हैं वो फ़वाइद हैं। उसमें जो है वो अगर हम देखते हैं तो इंसान ने बोलने से पहले भी जो है वो गारों पे वो पेंटिंग्स बनाता था। ये बात अक्सर मैं करता हूँ। तो वो मुझे लगता है कि वो अक्कासी जो है वो जज्बात की और जो देखते हैं हम, जो महसूस करते हैं, वो बड़ा बातचीत से भी पहले बड़ा वो जबिल्लत में है इंसान की। हाँ जी, कि वो तब से उसको वो रिप्रेजेंट करना चाहता है, जो देखता है, जो महसूस करता है, उसको उसका इजहार जो है। तो आप जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, वो सिर्फ अदब नहीं बल्कि आर्ट इन जनरल अदब तो आर्ट की। शायद मुझे ये सवाल रीफ्रेज भी करना पड़े,
आर्ट का इटसेल्फ, अदब तो उसका एक पहलू है। एक पहलू, एग्जैक्टली। तो वो जो हम महसूस करते हैं उनको, उनकी रिप्रेजेंटेशन और उनका इजहार, उसमें अदब जो आपको है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और एक और मैं अदब के पहलू पे बात करना चाहूँगा जो आजकल पर्टिकुलरली जो एक बहस चली हुई है, मैं डायरेक्टली तो उसकी तरफ नहीं जो है वो पॉइंट आउट करना चाहूँगा, लेकिन अदब का मकसद क्या है, एक जो बड़ा बुनियादी मकसद है, तो उसका मकसद है महसूस करना, टू प्लीज़, ना कि टू एजुकेट। मेरे नज़दीक ये मेरी अपनी ज़ाती एक राय है। बहुत अरसा पहले जब इसी मकसदियत की इस बहस को मैंने पढ़ना और देखना शुरू किया, तो आई केम अक्रॉस दिस कोट बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। उसने कहा था कि इफ यू वांट टू कैरी आउट अ मैसेज, ट्राई वेस्टर्न यूनियन। एग्जैक्टली, लिटरेचर नहीं है इस काम में, एग्जैक्टली, लिटरेचर प्लीजिंग होना चाहिए। एग्जैक्टली, ये वो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं एक्चुअली, स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। वो एक है जिसको हम एस्थेटिसिज्म, एस्थेटिसिज्म बोलते हैं, जमालियात की, आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट। और एक है जिसको हम बोलते हैं कि वो समझते हैं कि डायडैक्टिक होना चाहिए, उसमें कोई मॉरल लेसन होना चाहिए। तो वो खैर वो भी दुरुस्त है अपनी जगह, जो वैसा समझते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं, उसका पर्पस है एस्थेटिक्स को फरोग देना, जमालियात को फरोग देना। तो उसका प्लेजर ही, आपने यूटिलिटी की बात की थी, वो यूटिलिटेरियनिज्म एक पूरा एक फिलॉसफी है। हाँ जी, स्टुअर्ट मिल है, जेरेमी बेंथम है, बर्नार्ड रसल वगैरह उससे जुड़े हुए हैं। तो वो भी यही बात करते हैं कि मॉरल एक्शन वो होता है कि जो प्लेजर प्रोड्यूस करता है। तो हाँ जी, मॉरल एक्शन भी वही है जो प्लेजर प्रोड्यूस करता है। बेंथम कहता है प्लेजर, मिल कहता है हैप्पीनेस। तो वो कहते हैं कि हैप्पीनेस और प्लेजर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, क्योंकि वो कहते हैं हाँ जी कि पेन जो है, जो दर्द है, वो दुख के साथ जुड़ा हुआ है, और हैप्पीनेस जो है वो प्लेजर के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो अदब का बुनियादी मकसद, या अदब का नहीं बल्कि आर्ट का बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि उसको जो है वो प्लीज करे। तो हम अगर उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें और उस तरीके से अदब को कंज्यूम करना शुरू कर दें, ना कि हम किताब खोलें कि हम ये पढ़ के जो है वो कोई हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल जाए, या हम इससे कोई माशरे में चेंज लाए। मेरे नज़दीक वो और ऐसे लोग हैं कि जो इसकी बेहतर कर सकते हैं। हमारा काम है एस्थेटिक जो वैल्यूज हैं, जो जमालियाती ज़ौक़ है एक माशरे का, उसको बढ़ाना। तो ये बुनियादी मकासद हैं कुछ अदब। बिल्कुल दुरुस्त बात की। अच्छा, बुनियादी तौर पे फिर शायद अदब का बुनियादी मकसद तो शायद समाजी तब्दीली लाना नहीं है, उसका बुनियादी मकसद तो प्लेजर ही है। लेकिन हम देखते हैं कि अदब और अदबी तहरीकों की वजह से दुनिया में बहुत बड़े इनकलाबात रूनुमा हुए और बहुत बड़ी तब्दीलियां लिटरेचर के तरफ से जुड़ी हुई हैं। सो मेरे ख्याल से हम प्लेजर को इतना फोकस करते हुए इससे अदब का ये वाला जो रोल है वो उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं समझता हूँ किसी भी जो एकेडमिक फील्ड है, या एकेडमिक ना भी हो, कोई भी ऐसी चीज़ कि जो अपने मकसद के लिए, जैसे अदब की आपने बात की फॉर एग्जांपल, तो उसका जो इन्फ्लुएंस है उसको रोका नहीं जा सकता। जैसे किसी भी आइडियोलॉजी का मकसद को, उसके इन्फ्लुएंस को नहीं रोका जा सकता। उसका जो ब्लेम है वो अदब पे या उस आइडियोलॉजी पे, उस फिलॉसफी पे नहीं आता, बल्कि उन लोगों पे आता है जो उसको फॉलो करते हैं। वो उनकी रिफ्लेक्शन है उनकी अपनी। फॉर एग्जांपल अगर हम रिलीजन से स्टार्ट करें, तो रिलीजन के मकासद जो हैं वो कुछ और हैं, लेकिन उनको लोग जो है पॉलिटिकल मकासद के लिए भी वन वे और अनदर यूज किया जा सकता है। पॉलिटिकल मकासद तो चले रिलीजन का फिर भी हिस्सा, और जाती मफादात के लिए भी यूज किया जा सकता है, लोग करते हैं। तो उसका रिलीजन पे बिल्कुल ब्लेम नहीं आता, वो जो करता है उस पर आता है। सिमिलरली उसका इन्फ्लुएंस जो होता है, जो अदब का इन्फ्लुएंस होता है, वो तो आएगा, वो हर चीज का आएगा, वो रिलीजन का भी आएगा, फिलॉसफी का भी आएगा, अदब का भी आएगा। लेकिन उसका ब्लेम जो है, या ब्लेम तो मैं नहीं कहूंगा, उसकी जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अदब उससे मुबर्रा है मेरे नजदीक। शायद और लोग सोचे इसके बरकस। हाँ जी, मैं समझता हूँ कि नहीं, वो आप अपनी, वो ऑस्कर वाइल्ड एस्टेट ही था, वो कहता था कि जो अगर आप इट्स अ रिफ्लेक्शन ना, वो रिफ्लेक्शन है अक्सर। तो जब आप अदब को देखते हो तो आप वो देखते हो जो आप खुद हो, तो उसका इन्फ्लुएंस भी आप वही लेते हो जो आप उससे लेना चाहते हो। जैसे मैंने रिलीजन से भी कुछ लोग जो हैं वो अपने मकासद की चीजें लेते हैं, जो उनको बेहतर लगता है वो करते हैं, जो नहीं। सिमिलरली कोई आइडियोलॉजी आ गई, नेशनलिज्म हो गया, कम्युनिज्म हो गया, कोई भी फिलॉसफी होगी, पॉलिटिकल अदरवाइज, उससे हम वो वाले पहलू उससे इन्फ्लुएंस होते हैं जो हमें लगता है कि दुरुस्त है। तो वो जो इन्फ्लुएंस है वो मेरा अपना है, ना कि अदब का है, या उसकी जिम्मेदारी मेरी अपनी है, ना कि अदब की है। तो मेरे ख्याल से अदब, अगर दो मुख्तलिफ जाविया निगाह के रखने वाले लोग अगर अदब पढ़ें, तो शायद एक ही अदब का पीस उन पे डिफरेंटली इम्पैक्ट करे। शायद ये आप कहना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ, आपका जो फेवरेट आर्ट फॉर्म है वो, ऑफ कोर्स मैं ये समझ सकता हूँ कि वो ड्रामा है, क्योंकि आप खुद एक प्ले राइट हैं,
और मुझे इत्तेफाक हुआ आपका प्ले देखने का भी, बड़ी मेहरबानी। और मैं मेरे लिए वो बड़ा रिवीलिंग था एट सो मेनी डिफरेंट लेवल्स। शुक्रिया। तो ड्रामा जो है उसका आप क्या समझते हैं, क्यों आप ड्रामा की तरफ आए, और क्या ये ऐसी आर्ट फॉर्म है जो जिसको उर्दू में तमसील निगारी कहते हैं, इसमें ऐसा क्या है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हुए, और इसका फिर समाज से क्या ताल्लुक बनता है? सबसे पहले तो ड्रामा की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत पुरानी है, जी हाँ। ना सिर्फ अदब में बल्कि हिस्ट्री में इन जनरल। मुझे लगता है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो उसका मौके पर होना है, लाइव होना है। जब ड्रामा लाइव The होता act है, of being there, you know. एग्जैक्टली जब वो लाइव होता है, एक पर्टिकुलर कंटेंट एनवायरनमेंट में होता है, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। किताब का इन्फ्लुएंस शायद इनडायरेक्ट रहता है, क्योंकि आप उसके अंदर नहीं रह रहे होते, नॉवेल के अंदर नहीं होते, ड्रामा का आप पार्ट बन जाते हैं। ऑडियंस, ड्रामा कोशिश करता है कि ऑडियंस को अपना पार्ट बनाए। हम जब ड्रामा सीखते हैं या पढ़ते हैं तो हम कहते हैं यार सबसे बुनियादी उसका जो है वो जुज क्या है, ड्रामा का क्या स्क्रिप्ट है। वो एरिस्टोटल 5-6 हमें कहता है कि डिक्शन हो गया और कैरेक्टर ये वो उसके एलिमेंट्स। हम कहते हैं इसमें क्या है सबसे बुनियादी। फिर हम कहते हैं, या एटलीस्ट हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है नहीं, सबसे बुनियादी जो जुज है वो ऑडियंस है, कि हमने ऑडियंस को हिस्सा बनाना होता है ड्रामा का। जो थिएटर है, द होल परफॉर्मेटिव एक्शन जो है, दे आर पार्ट ऑफ इट। एग्जैक्टली, वो ऑडियंस उसका पार्ट होते हैं डायरेक्टली। तो हमारा मकसद होता है कि ऑडियंस के जो असाब हैं, उनके जो नर्व्स हैं, उनके जो जज्बात हैं, उसको मुतासिर करना। और अगेन वही मुतासिर से मेरा मतलब वो नहीं कि वो उनको एस्थेटिकली मुतासिर करना है, एस्थेटिकली प्लीज करना है, रादर से कि हमारा मकसद है कि नर्व्स को, इमोशंस को एस्थेटिकली प्लीज करना, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना कि जिधर वो चीज़ों को उनका कैथारसिस हो सके, वो जो हम कैथारसिस का, हाँ एग्जैक्टली, हाँ, कि वो जो महसूस करते हैं उन्हें लगे कि अच्छा ये तो और लोग भी महसूस करते हैं। तो वो कैथारसिस, वो बैलेंस हो इमोशंस। और उससे बढ़ के जैसे हर चीज की खुराक होती है, तो मुझे लगता है जज्बात की खुराक आर्ट है। तो वो उसको हम जज्बात को कोशिश करते हैं कि उनको वो चीजें मुहैया करें ड्रामा में कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि जज्बात बैलेंस्ड रहें। तो सबसे बड़ा जो उसका इन्फ्लुएंस है, या जो सबसे मेरी वजह ड्रामा की तरफ आने की, वो ये थी कि वो लाइव होता है, वो मौके पे होता है। तो आपका इन्फ्लुएंस बनिस्बत एक अफसाना निगार के, मेरे नज़दीक बहुत बड़े माफ़ी के साथ सबसे, शायद ड्रामा निगार का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मौके पे होता है, लाइव होता है। तो इस वजह से वो चूंकि डायरेक्ट है तो उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी हमेशा से ज़्यादा इसलिए रही है। बाकी आर्ट फॉर्म्स जो हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, वो एक स्टेप रिमूव्ड होते हैं ऑडियंस से या व्यूअर से या रीडर से। इस वजह से उनका इन्फ्लुएंस एक स्टेप कम होता है सिर्फ, और ड्रामा का ज़्यादा होता है। दिस इज समथिंग दैट ब्रिंग्स मी टू से कि perhaps, or correct me if I'm wrong, perhaps drama is the oldest art form in that. Oldest, exactly. विजुअल आर्ट्स को छोड़ के, वो जो आपने शुरू में गारों के अंदर जो पेंटिंग्स और इंग्रेविंग्स हैं उनका जिक्र किया, तो मुझे शायद ये भी अंदाजा हुआ उससे कि हाँ, ग्रीक्स के यहाँ ये ड्रामा जो है वो बड़ी उधर से उनके सिटी स्टेट्स के यहाँ उनकी बड़ी रिवायत थी। हमारे अपने हिंदुस्तान में बहुत पुरानी रिवायत है, संस्कृत ड्रामा जो है वो उसकी बड़ी पुरानी रिवायत है, कोई शक नहीं। अच्छा, अब मैं स्पेसिफिकली आना चाहूँगा इस सवाल की तरफ कि आपका ये जो प्ले है 4.4 साइकोसिस, ये इसकी बेसिकली इंस्पिरेशन क्या है, और इसको इनैक्ट करने का ख्याल आपको कैसे आया? सबसे पहले तो मैं इसको और अगर आप थोड़ा सा उसका तारुफ भी करा दें, मैं वही ताकि हमारे नाज़रीन को ये पता चल सके कि वो बेसिकली क्या था और उससे आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। और शायद फिर ये सवाल भी कि क्या उससे आप कुछ अचीव करना चाह भी रहे थे या नहीं? सही। सबसे पहले तो ये मेरा खेल नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ये सारा केन का खेल है। मैं इसलिए सारा केन जी, वो एक ब्रिटिश प्ले राइट है। जी। तो हम इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, सारा केन्स फॉर 48 साइकोसिस। मैंने सिर्फ डायरेक्ट किया, मुझे प्रिविलेज मिला डायरेक्ट करने का। सारा केन एक बड़ी मशहूर प्ले राइट है, ब्रिटिश प्ले राइट है। आखिरी दहाई जो पिछली सदी की गुजरी, 20वीं सदी की, 1995-95 में उनका पहला खेल आया, और ये उनका आखिरी खेल है 99। सो ये निस्बतन कंटेम्प्रेरी इनको कहा जा सकता है। जी, हम इनको कंटेम्प्रेरी में डाल सकते हैं, बिल्कुल। कोई थोड़ा सा पोस्ट मॉडर्निश टच भी है उसमें, क्योंकि वो बिल्कुल हाँ जी, उस एरा में फॉल करता है, लेकिन कंटेम्प्रेरी हम कह सकते हैं। कंटेम्प्रेरी से भी ज़्यादा जो केन का जो मेथड है उसको हम बोलते हैं थिएटर ऑफ क्रूअल्टी।
थिएटर, अच्छा थिएटर ऑफ द एब्सर्ड तो हमने सुना था, ये थिएटर ऑफ द क्रूएलिटी क्या है, अभी हमारे नाजरीन को ये भी बताइएगा। एब्सर्ड, खैर आपने क्या चीज याद दिला दी, वो तो अच्छा खैर वो एक अलग हाँ जी, हमारी अपने मेरी रिसर्च एक्चुअली एब्सर्ड पे है ना सारी। चले विल कम टू दैट एज वेल। जी जी, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म से जन्म लेती है वो। थिएटर ऑफ क्रूएल्टी जो है वो एंटन आर्टो एक क्रिटिक है, प्लेराइट भी है, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी है, फ्रेंच, पिछली सदी का, 20वीं सदी का। उसने एक फॉर्म ऑफ थिएटर इंट्रोड्यूस कराया जो वही पोस्ट मॉडर्निज्म से मुतासिर होकर, या जो हम जैसे बोलते हैं एक्सप्रेशनिज्म, जो विजुअल आर्ट का पूरी तहरीक है, उससे मुतासिर होकर के इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमोशंस इन अ वे कि ऑडियंस के नर्व्स डायरेक्टली मुतासिर हो, जो आपको मैंने और थ्रू डिफरेंट थिएट्रिकल एलिमेंट्स। और अगर मैं सही समझ पाया तो आपका बुनियादी मुकदमा भी ये था कि ऑडियंस के असाब पर हावी होने। जी जी जी। तो वो और डिफरेंट थिएट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं, ना सिर्फ डिक्शन, ना सिर्फ स्क्रिप्ट, ना सिर्फ एक्शन, बल्कि लाइट्स, साउंड और जितने भी आपने एक पूरा एक ऐसा जो है वो माहौल बनाना होता है, उनके उसके तमाम इंग्रेडिएंट्स पूरे होने चाहिए। और आप डिफरेंट थिएट्रिकल एलिमेंट्स सच एज लाइट, साउंड, डिक्शन, एवरीथिंग, आप उसको एग्जैजरेट करते हो। आप उसमें जब एग्जैजरेशन आती है तो वो ऑडियंस को जो है वो हावी हो जाती है उनके असाब पे। उसका पर्पस ये नहीं है कि हम उनको अगेन वही कि कोई हम चेंज लेके आना चाहते हैं या हम कोई मैसेज देना चाहते हैं। मकसद आर्ट का बजाते खुद क्या है, आर्ट का ये है कि जब ये यहाँ से निकल जाए, ये ऑडियंस से चला जाए घर, तो इसके असाब पे चूंकि हावी होगा तो उसको लंबे ड्यूरेशन के लिए वो याद रहेगा, साल बाद भी याद रहेगा। तो वो आर्ट का अपना मकसद है वो कि मैं उसको याद रहूं, मेरा ये खेल चाहता है कि खेल याद रहे, खेल के अंदर कुछ ऐसा है कि वो अपना आप याद रखवाए जी एलिमेंट्स के थ्रू। तो वो थिएटर ऑफ क्रूएल्टी सारा केन जो है वो उसका ये मेथड था। एंटन आर्टो ने इसको अपनी किताब थिएटर एंड्स डबल में जो है वो मुतारिफ कराया, और काफी जो है वो राइटर्स हैं जो इसको, एडवर्ड बॉन्ड सबसे बड़ा नाम है थिएटर ऑफ क्रूएल्टी में जी। तो वो केन ने पहला ये खेल लिखा, खुद भी वो ड्रामाटिस्ट, मतलब एकेडमिकली भी ड्रामा पढ़ चुकी थी, वो MA BA उनका ड्रामा में था। फिर वो रॉयल कोर्ट थिएटर के साथ जो है एज अ ड्रामाटिस्ट और स्क्रिप्ट राइटर काम करती रही। फिर उनका पहला खेल 95 में आया, और ये आखिरी खेल था साइकोसिस, 4.48 साइकोसिस, जो 99 में उन्होंने लिखा और अपने मैनेजर को दिया, और मैनेजर से उनसे फरमाया कि ये जो है ये मेरे मरने के बाद परफॉर्म जी जी जी। तो मैनेजर को लगा कि ये तो अभी 28 साल की हैं, चलें फिर देखते हैं क्या बनता है। वो उसके हफ्ते के अंदर ही जी केन ने खुद को जान से मार दिया उन्होंने, अपनी जान खुद ले ली उन्होंने, और उस तरीके से ली जिस तरीके से खेल में जो है वो तो सारा वो खेल में मरकजी किरदार जो है जो मरता है। तो अब इसके अब खेल के जो बुनियादी थीम्स हैं वो डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ, ये सब कुछ हैं। लेकिन हम जब खेल को पढ़ते हैं तो हम बीइंग क्रिटिक्स, तो हमें लगता है कि जो सुसाइड है ये केन के लिए एक मोर ऑफ अ थिएट्रिकल एक्ट था। ये बातें अभी तक हमने नहीं उस तरीके से बताई, क्योंकि फिर जब तक खेल हो रहा था, क्योंकि फिर इसमें बहुत सारे डिफरेंट पहलू आ जाते हैं। लेकिन चूंकि हमारी अब थोड़ी सी अदबी वो हो रही है, ना कि प्रमोशनल जी। तो वो केन के लिए जो सुसाइड था वो मेरे नज़दीक एक थिएट्रिकल एक्ट था कि जो अभी तक कोई भी नहीं अचीव कर सका, अगर आप उसको उस तरीके से देखते हैं तो। शेक्सपियर इतना बड़ा नहीं, एडवर्ड बॉन्ड मैंने कहा सबसे बड़ा राइटर नहीं कर सका, एब्सर्ड वाला कोई नहीं कर सका, एब्सर्ड वाला हालांकि उनको तो करना चाहिए था। तो वो कोई नहीं, तो वो उनके लिए, केन के लिए वो एक जो था वो एक थिएट्रिकल एक्ट था, और फाइनेस्ट अल्टीमेट थिएट्रिकल एक्ट। ऑथेंटिसिटी आएगी कि अगर करके दिखाया जाए तो फिर ही तो ऑथेंटिसिटी आएगी। तो 4.48 साइकोसिस केन का एक थिएट्रिकल सुसाइड नोट है जो उसका बेहतर पहलू या एक कंस्ट्रक्टिव जो उसका पहलू है वो ये निकल आता है कि उसके थीम्स जो हैं वो मेंटल हेल्थ है, सुसाइड प्रिवेंशन है, वो उसने सुसाइड को रोमांटिसाइज। ये बड़ी अहम बात आपने जी क्योंकि मेरे चंद दोस्त जो मेरे साथ थे तो उन्हें ये लगा कि ये बड़ा डिप्रेसिंग है जी, और मेरा उसमें ख्याल ये था कि ये सुसाइड को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, नॉट इन एनी वे, एट नो पॉइंट डज द राइटर और द डायरेक्टर हैज ग्लोरीफाइड द एक्ट ऑफ सुसाइड। मुझे लगता है कि
जैसे हमने शुरू में बात की, जी। ऑडियंस पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कोई रोमांटिसाइज कर भी सकता है, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा, और कुछ कोई नहीं भी कर नहीं भी सकता है। आपको जैसे समझ आएगा आप ये बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन हमने उसको मिनिमाइज करने के लिए दो तरीके किए थे। आप 18 साल से कम एज के हैं तो आप ना देखें, एक ये। दूसरा क्या कि हमने उसका ट्रीटमेंट या मेथड जो था वो हॉरर रखा था। तो हॉरर के अंदर जो एलिमेंट है वो ये है कि वो रिपल्सिव है। हॉरर कभी भी आपको, हॉरर से आप डरते हैं, भागते हैं, दूर जाते हैं हॉरर से, ये बुनियादी एक हॉरर का एलिमेंट है। तो हमने वो ट्रीटमेंट उसका हॉरर रखा ताकि ऑडियंस रिपेल हो, ना कि ऑडियंस उसकी तरफ जो है वो उसकी अट्रैक्ट हो। हाँ जी, एक ये रखा। और अगर आप स्क्रिप्ट को भी देखते हैं तो स्क्रिप्ट में जा बजा केन के ये मैं दोहराऊंगा वो डायलॉग एग्जैक्ट के कोई मरना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं। हाँ, मैं मरना नहीं चाहती, ये एक मोटिव है, बड़ा रिकरिंग मोटिव था उसके अंदर। जी, जो रिपीट हो रहा है थ्रू आउट। तो वो ये चीज भी उसको स्क्रिप्ट कवर करता है कि मरना कोई नहीं चाहता, किन हालात, किन वाकयात की जो है वजह से मौत हुई, उन वाकयात का डिस्कस होना जरूरी है, उन वाकयात का सामने आना जरूरी है। तो हमने देखा कि एक तो इसका एस्थेटिक पहलू जो मैंने आपसे डिस्कस किया पहले, और दूसरा उसका ये समाजी पहलू भी किसी हद तक था कि हमारे मुल्क में, या समाजी पहलू मेरे नज़दीक मेंटल हेल्थ से बढ़कर भी, जो मेरा अपना वो है, मेरी अपनी फील्ड है आर्ट की, कि उसको जो हो रहा है थिएटर या जो ड्रामा हो रहा है वो बड़ा डिप्रेसिंग होता है देखने के लिए। डिप्रेसिंग उस सेंस में नहीं कि वो उसका कंटेंट डिप्रेसिंग होता है, डिप्रेसिंग इस सेंस में कि वो फ्रॉम क्रिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, जी, कि वो बड़ा, मैं क्या बताऊं, उसके स्टैंडर्ड्स वो नहीं होते, क्वालिटी वो नहीं होती। इसकी तरफ मैं आना चाहूंगा। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा खेल बनाया जाए कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, जो एक प्रॉपर आर्ट फॉर्म हो, और उसके साथ साथ उसके ये वाले पहलू, एस्थेटिक पहलू, और किसी हद तक चले कह देते हैं कि सोशल पहलू भी, सोशल ऑफ कोर्स, सोशल पहलू, और उस मेंटल हेल्थ का जो इशू है, जो हमारे यहाँ एट सर्टेन लेवल एक टैबू भी है, उसको आपने बड़े सटल तरीके से उठाया है, और मेरे ख्याल में ये एक बहुत कामयाब प्ले था। आई डोंट नो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा एट अ वाइडर स्केल, लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि, और मैं उस दिन से आपका छोटा मोटा फैन भी हूँ। तो एक दो एलिमेंट उस खेल के जिनकी तरफ मैं जरा बात करना चाहूंगा बिफोर वी एक्चुअली कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, वो ये है कि अमूमन ये होता है कि किरदार सारे के सारे स्टेज पर मौजूद होते हैं। इस खेल में हमने ये देखा, एटलीस्ट मेरे लिए तो ये पहला तजुर्बा था, कि कुछ किरदार हैं जो कि ऑडियंस की तरफ से, मतलब एंट्री उनकी जो है वो कहीं और से नहीं बल्कि ऑडियंस के अंदर से ही होके आ रहे हैं। तो लामहला जो एक नाज़िर है, जो व्यूअर है, उसकी तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है। अच्छा, शुरू में ये मेरे लिए बड़ा डिप्रेसिंग भी था, बड़ा कंफ्यूजिंग भी था, डू आई कीप लुकिंग एट द स्टेज, या मैं इधर भी देखूंगे, क्योंकि कुछ आवाजें मुझे पीछे से भी आ रही हैं। तो पहला मेरा ये नजरिया था कि शायद it's a mistake on director's part, to be very honest. Of course. But when I went into half of the play, तो I realized कि it has been done on purpose. जी। तो इस पर कुछ बात करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये भी अगेन एक मेथड ही था हमारा। हम जो केन का मेथड था क्रूअल्टी, उसके अंदर एक और मेथड भी है जो पर्टिकुलरली केन का है, ना कि किसी और का। उसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंशियल थिएटर। एक्सपीरियंशियल थिएटर के हमारा मकसद था कि ऑडियंस ये जो जिस कर्ब से किरदार गुजर रहा है, वो उसी कर्ब से किसी हद तक ऑडियंस को भी गुजारा जाए। और मुझे लगता है कि इस काम में तो आप कामयाब थे। शुक्रिया। तो वो मकसद जो एक्सपीरियंस का था या इंटरैक्टिव थिएटर का था, आप उसको उस तरीके से अगर देख लें तो वो एक्सपीरियंशियल थिएटर मेथड है कि जिसमें ऑडियंस को एक्सपीरियंस करवाया जाता है, थोड़ा सा जो है वो ट्रेडिशनल तरीकाकार से निकल कर जो उसके मेथड्स हैं। और फोर्थ वॉल जो हमारे पास थिएटर की होती है, जो सामने हम थिएटर में, अच्छा, ये हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा फोर्थ वॉल क्या होता है। तो हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, एक ये दीवार है, एक हमारे पीछे दीवार है, एक ये दीवार है, कैमरा हमारी चौथी दीवार है, या हम ये नहीं समझ रहे कि इधर ऑडियंस बैठी हुई है, इधर कैमरा लगा है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जब थिएटर एक कमरे में हो रहा है, एक कमरे का सीन हो रहा है, तो किरदार ये नहीं समझता कि सामने ऑडियंस बैठी है। किरदार तो उसको कमरा ही समझता है, किरदार उसे बैटलफील्ड ही समझता है, किरदार उसे मस्जिद ही समझता है जिधर वो बैठे होते हैं। तो ऑडियंस जिधर बैठी होती है वो दरअसल किरदार की नजर में एक चौथी दीवार है, उधर एग्जिस्ट करती है। एक दीवार इधर, ये मेरी बैक में दीवार, ये दीवार, और सामने एक दीवार है जो, और वो तो ऑडियंस को नहीं देख रही, वो तो अपना एक्ट कर रही है। कुछ खेल ऐसे होते हैं, पर्टिकुलरली जो मॉडर्न एक्सपीरियंशियल थिएटर है, सॉरी ये एक्सप्रेशनिस्ट थिएटर है, एब्सर्डिस्ट हो गया किसी हद तक, और ये जितने भी मेथड्स हैं,
ये फोर्थ वॉल को ब्रेक कर देते हैं। फोर्थ वॉल के ब्रेक का मतलब है कि ऑडियंस से वन वे और अनदर इंटरैक्ट, या ये खुद समझ लेते हैं कि ऑडियंस बैठी हुई है और ऑडियंस को ये बावर करा देते हैं कि हमें पता है कि आप बैठे हैं। इसको हम बोलते हैं फोर्थ वॉल का ब्रेक करना। अच्छा। तो वो फोर्थ वॉल ऑन पर्पस ब्रेक की गई इसमें, ताकि ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट किसी सटल तरीके से वही इंटरैक्ट किया जाए और उनको वो एक्सपीरियंस उस तरीके से करवाया जाए जिस तरीके से किरदार खुद एक्सपीरियंस कर रहा है उस कर्व को, जो जिस कर्व से वो गुजर रहा है। अच्छा, बिफोर वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, मैं चाहूँगा कि थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जिसका आप थोड़ा सा जिक्र आया इस गुफ्तगू के दौरान, हमारे नाजरीन को उसके बारे में बताइए और ताकि हम फिर इसको खत्म करें। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड अगेन एक बहुत बड़ा मेथड है, पिछली सदी के शायद सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्ट के अंदर मेथड थिएटर में इसलिए है कि उसके उसमें 4-5 एक राइटर्स हैं। मार्टिन नेस्लिन अपनी किताब थिएटर ऑफ द एब्सर्ड में 4-5 राइटर्स को गिनता है। सैमुअल बार्कले बेकेट उसमें सबसे बड़ा राइटर मेरे नज़दीक होगा। फिर वेटिंग फॉर गॉडो जी, हैरोल्ड पिंटर है, और यूजीन इनेस्को है, रोमेनियन प्ले राइट है। ये है क्या, ये थोड़ी सी लंबी डिस्कशन हो जाएगी, मैं उसको कट इट शॉर्ट। हाँ जी, कट इट शॉर्ट। दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक कहता है एसेंशियलिस्ट जिनको बोला जाता है, इनको बोला जाता है एग्जिस्टेंशियलिस्ट। एसेंशियलिस्ट कहते हैं कि जैसे ये मोबाइल फोन था तो ये बनने से पहले भी जब ये अभी वजूद में आया भी नहीं था, उससे पहले भी इसका पर्पस डिफाइंड था कि जब ये बन जाएगा तो ये इस पर्पस के लिए यूज होगा, मकसद ये एनक मेरी इस मकसद के लिए यूज होगी, अभी ये वजूद में नहीं आया था। तो एसेंशियलिस्ट कहते हैं कि ऐसे इंसानों में भी जब वो पैदा भी नहीं हुए होते तो उनका जो एसेंस होता है, या मकसद कह ले, पर्पस कह ले, मीनिंग कह ले, एसेंस वो उसको बोलते हैं, वो पहले से डिफाइंड होता है। एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस। एग्जैक्टली एसेंस एग्जिस्टेंस से पहले है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट बोलते हैं कि नहीं, आप पैदा पहले होते हो, यू एग्जिस्ट फर्स्ट एंड देन यू फाइंड योर एसेंस and then you find your meaning and purpose। एग्जिस्टेंशियलिस्ट साथ में ये भी बोलते हैं कि ये सफर बड़ा मुश्किल है एसेंस को ढूंढने का। उसमें बहुत सारी रीजंस हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन ये इतना मुश्किल है कि एसेंस शायद आप उसको अचीव नहीं कर सके। इस वजह से द स्ट्रगल टू फाइंड द एसेंस इज एब्सर्ड, इज मीनिंगलेस। तो ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कहता है कि वेटिंग फॉर गॉडो की एक बड़ी मशहूर लाइन है कि व्लादिमीर उसको एस्ट्रागॉन व्लादिमीर को बोलता है कि वी ऑलवेज गिव आवरसेल्व्स द इंप्रेशन दैट वी एग्जिस्ट। हम खुद को बावर दिलाते हैं कि हम जो हैं वो हैं, हमारी हस्ती है जी। वो व्लादिमीर आगे से कहता है कि यस we are magicians, हम जादूगर हैं, हम ये काम कर सकते हैं। तो वो कहते हैं ये जादूगरी है जो हम सब कर रहे हैं। तो ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है कि मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, ऑफ एग्जिस्टेंस, कि क्या पर्पस, मीनिंग है जिंदगी में, अगर है तो उसको हासिल कैसे करना है, या क्या उसका हसूल पॉसिबल भी है कि नहीं, इसके बारे में थिएटर ऑफ द एब्सर्ड बात करते हैं। और मैंने इसको इन्फ्लुएंशियल बोला वो इस वजह से कि इसके दो राइटर्स, पिंटर और बेकेट, दोनों नोबेल लॉरिएट्स हैं। हम इसी बात के साथ अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। रिवायत से हट के थी ये थोड़ी गुफ्तगू, लेकिन मुझे शक है कि इसमें कुछ ऐसे तलबा, सारे तो नहीं तलबा हमारे, कुछ ऐसे व्यूअर्स और तलबा ऐसे होंगे जो अल्टीमेटली इसको शायद इससे लुत्फ़अंदोज़ भी हों और कहीं ना कहीं इससे कुछ मतलब भी निकाल सकें। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।